अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे को भी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अगली गिरफ्तारी किसकी हो सकती है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। सहाफी की गिरफ्तारी और रिहाई, ये मामला क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक और केस का फैसला तकरीबन महफूज कर लिया गया है, अगले हफ्ते वो फैसला आ सकता है। उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात है। और जिमनी इंतखाबात के हवाले से नून लीग किस मुश्किल का शिकार है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। खुसूसन एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है भारत के हवाले से। भारत पाकिस्तान में क्या कुछ करवा रहा है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहली खबर, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि अगले हफ्ते एक इंपॉर्टेंट केस का फैसला आ सकता है। यह फैसलाबाद की इस दादे दहशतगर्दी में चलने वाला केस है। बुनियादी तौर पे राना सनाउल्लाह साहब के डेरे के ऊपर हमले का इल्जाम है। 9 मई का ये केस है और इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान भी नामजद हैं, इनके कुछ एमपीए हजरात भी नामजद हैं। और बताया यह जा रहा है कि अगले हफ्ते इस केस का फैसला आ जाएगा। अगर फैसला आता है तो उनके मजीद एमपीए जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से, गलबन 2 ऐसे एमपीए हैं फैसलाबाद से जो इस मुकदमे के अंदर नामजद हैं, अगर उनको फारिग कर दिया जाता है, यानी अगर उनको सजा हो जाती है, तो फिर वहां पे भी जिमनी इंतखाबात होंगे। और कुछ लोग तो फैसलाबाद से ये बता रहे हैं कि वहां पे पहले ही नून लीग ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू की हुई हैं। कुछ लोगों ने कि जनाब ये एमपीए फारिग होंगे तो हमने वहां पे इलेक्शन लड़ना है। आपको पता है फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा साहब को भी सजा हुई, उनकी सीट भी खाली हो गई। और वो जो हल्का है वहां पे भी टिकट का मामला चल रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, नून लीग के एक रहनुमा है, उन्होंने ये चीज शेयर की हुई है कि राना एहसान अफजल साहब को वहां पे टिकट दे दिया गया है। उन्होंने लिखा यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का शानदार फैसला, NA 104 से राना अफजल मरहूम के साहबजादे राना एहसान को टिकट देकर मुस्लिम लीग के कारकुनों और वोटरों के जोश और जज्बे में नई जान डाल दी। शुक्रिया कायद नवाज शरीफ। लेकिन इशू यह है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख तक राना एहसान साहब को टिकट दिया ही नहीं गया। क्या राना एहसान वहां पे टिकट डिजर्व करते हैं? देखें, वो तो उनकी जमात नून लीग है, वो तो उन्होंने फैसला करना है। लेकिन ये वही राना एहसान है जिनके वालिद साहब भी नून लीग में थे, नवाज शरीफ साहब के डाई हार्ट जो है कारकुन है, उनके साथ सारी जिंदगी रहे। लेकिन जनरल इलेक्शंस में इनको टिकट नहीं दिया गया था, राजा रियाज को टिकट दे दिया गया था। और फिर राजा रियाज ने आगे से अपने बेटे को दे दिया था और राजा रियाज साहब के बेटे हार गए थे। अब ये साहिबजादा हामिद रजा साहब वाला जो हल्का खाली हुआ है, राना एहसान ने भी टिकट अप्लाई किया है, टिकट राना साहब को भी दिया नहीं। और मुझे जराए ये बता रहे हैं कि राजा रियाज की तरफ से बहुत प्रेशर डाला जा रहा है और इंपॉर्टेंट लोग भी नून लीग को कह रहे हैं कि भाई टिकट आपने वहां पे राजा रियाज को देना है, जो उनके दोस्त वगैरह नून लीग के जो भी सियासी दोस्त हैं। तो राना एहसान को तो अभी तक टिकट मिला ही नहीं। आई डोंट नो ये कहां से अनाउंसमेंट आ गई कि राना एहसान साहब को टिकट दे दिया गया है। हाँ, उन्होंने टिकट अप्लाई किया हुआ है, उनका आबाई हल्का है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो राजा रियाज साहब है उनकी सिफारिश तगड़ी है। मुझे लगता है ये ना हो कि बाद में टिकट उनको मिल जाए। इसी तरह NA 129 जो है उसके हवाले से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। ये वो हल्का है जहां पे हमाद अजहर साहब ने इलेक्शन लड़ना है और उनके वालिद साहब की वफात के बाद ये हल्का खाली हुआ है। इसमें मियां साहब ने ख्वाजा साद रफीक साहब की जिम्मेदारी लगाई है कि आप तमाम धड़े इकट्ठे करें, उधर हल्के के अंदर धड़े हैं, और जो हमारा उम्मीदवार है उसको सारे धड़े सपोर्ट करें जो नून लीग के धड़े। मैंने पहले भी ये चीज आपके साथ शेयर की थी कि ये ऑफर किया गया था ख्वाजा साद रफीक साहब को, नून लीग के जराए ने ये बताया था कि उनको कहा गया था कि आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ लें, बाकी वहां पे कोई धड़े वगैरह हैं। तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा था कि जी मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ना? इसलिए कि उस हल्के को जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप माइक लेके निकल जाएं उस हल्के में, फिर आपको पता चल जाएगा। ये लाहौर का हल्का है और मरियम बीबी की जो 1 साल की 1.5 साल की कारकर्दगी है उसको दिखाने के लिए ये हल्का जीतना बहुत जरूरी है कि जनाब देखें कैसी जबरदस्त यहाँ पे वजारत आला चल रही है। तो इस वजह से अब ख्वाजा साद रफीक साहब की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है कि जनाब आप जो है उस हल्के को जाके देखें और सबको इकट्ठा करें। लेकिन हमाद अजहर अगर एक दिन भी उस हल्के में ना जाए तो मेरे ख्याल में फिर भी हमाद अजहर साहब उस हल्के में जीतने की पोजीशन में। बाकी तो फिर अवाम ने फैसला करना है। वो फॉर्म 45-47 की बहस भी यहां पे चलती रहती है। अब ये जो जिमनी इंतखाबात हैं, इनमें ज्यादातर लोगों की उम्मीद ये है कि हमने जीतना ही जीतना है। तो टिकट मिलने का मतलब यह है कि हम जीत जाएंगे। ये उम्मीद तो किसी की हो सकती है, लेकिन फैसला तो आपको पता है कि इलेक्शन डे वाले दिन ही होगा। शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, ये नारे लग गए जनाब। आज
लाहौर की अदालत के बाहर जब अलीमा खान साहिबा मीडिया से बात कर रही थी तो पीछे खड़े लोगों ने नारे लगा दिए कि शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद। लोग उनको यानी जो लोग जो नारे लगा रहे थे उनको अलीमा खान साहिबा, अजमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा ने रोका कि भाई आप ये नारा ना लगाएं, बल्कि आप ये सुने जरा। शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद, जी आपने ये नारा सुना। अब ये नारे क्यों लग रहे हैं? देखें जी, अलीमा खान साहिबा के पहले एक बेटे को गिरफ्तार किया गया, शारेज को, और उस वक्त भी ये कहा गया कि जो पुलिस वगैरह गई थी, कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद वो उस वक्त भी शेरशाह को गिरफ्तार करने गए थे। वो शेरशाह जिनका जिक्र शेर अफजल मरवत साहब ने एक दो इंटरव्यूज में किया था कि वो हसान न्याजी के साथ थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? लेकिन वहां पे शेरशाह नहीं थे तो वो शारेज को पकड़ के लेके आ गए। शारेज को जब गिरफ्तार किया गया तो बाद में फिर ऑब्वियसली चीजें पता चली कि जी शारेज का पहले तो उस तरह कभी जिक्र ही नहीं हुआ, वो तो ट्रैवल भी करते रहे, दुनिया घूमते फिरते रहे। ये तो नहीं हो सकता कि आपको 2 साल के 2.5 साल के बाद अचानक याद आ गया कि जी शारेज भी इसके अंदर जो है वो मतलूब है। वैसे शारेज उस दिन जो है वो चित्राल में थे अपनी फैमिली के साथ। उनकी अहलिया ने बाकायदा स्टैंप, यानी आपका एक डिजिटल प्रिंट होता है तस्वीर के ऊपर, वो बाकायदा उन्होंने तस्वीर शेयर की है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें देखा जा सकता है कि उस तारीख को वो कहां पे थे। वो चित्राल में थे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और फिर उस तस्वीर को मारियो नौफल ने भी जारी किया है, उसने भी शेयर किया। और मारियो ने फिर बताया कि जनाब पहले एक बेटे को गिरफ्तार किया गया था, अब दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो आलमी खबर बन गई है। वो जो खबर पहले पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही थी अलीमा खान साहिबा के बेटों की गिरफ्तारी के बाद, वो चीज एक आलमी सतह की खबर बन गई है। पर एनीवे, अब जो उनके दूसरे बेटे हैं शेर शाह, उनको भी 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज भी उनको अदालत के अंदर हथकड़ी लगा के पेश किया गया। वैसे जिस वक्त उनको अदालत में पेश किया गया, थोड़ी सी तफसीलात हैं अदालत के अंदर क्या हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह खान का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर। जिस तरह मैंने बताया कि 5 रोजा रिमांड के ऊपर उनको पुलिस के हवाले किया गया है। अच्छा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब इमरान खान साहब के भांजे शेर शाह के मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो जो दरखास्त रिमांड है उस पर समाअत करने वाले जज मंजर अली गिल ने मीडिया के नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। जज मंजर अली गिल ने कहा कि मीडिया का कोई भी नुमाइंदा कमरा अदालत में नहीं होगा। सिक्योरिटी ने तमाम मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। जज मंजर अली गिल ने कहा कि आइंदा मेरी अदालत में कोई मीडिया का नुमाइंदा मोबाइल लेकर ना आए। मीडिया नुमाइंदगान आना चाहें तो कॉपी पेंसिल लेके आए। तो उन्होंने कहा कि जी अदालत के अंदर अगर आपने आके रिपोर्ट करना है तो कॉपी पेंसिल लेके आए, अंदर कैमरे ना लेके आए। आपको पता है फिर कैमरे जाते हैं, तस्वीर भी आ जाती हैं। कल की शारेज की तस्वीर आई, आज शेरशाह की तस्वीर आ रही थी, ये सामने आप देख सकते हैं। अदालत के अंदर उनको इस तरह बैठाया गया था, हथकड़ियां लगी हुई थी। अब एक सियासी खानदान से उनका इस तरह तो ताल्लुक है कि उनके मामू वजीर आजम रह चुके हैं, इस वक्त पाकिस्तान के बड़े एक लीडर हैं, उनको पिछले इलेक्शंस में भी बहुत ज्यादा वोट पड़ा है। लेकिन यहां पे तो बहुत सारे सियासी खानदान गुजरे। अब आप जरदारी साहब का ही देख लें, फरियाल तालपुर साहिबा तो MNA भी थी, JIT में उनका नाम भी था, फेक अकाउंट्स वाली JIT में किस तरह पैसा इधर जाता उधर जाता, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आज तक कभी आपने फरियाल तालपुर साहिबा के बच्चों का जिक्र सुना? क्या उनको हथकड़ियां लगा के इस तरह गिरफ्तार किया गया? जब शहीद बीबी शहीद हुई थी तो उसके बाद बहुत सारे मुजाहरे भी हुए, बहुत जलाओ घेराव भी हुआ, उसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी इमलाक को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन क्या भुट्टो खानदान या जरदारी खानदान के करीबी लोगों को इस तरह की आपने गिरफ्तारियां देखी? तो हमें तो यह भी नहीं पता कि फरियाल तालपुर साहिबा के बच्चे कौन से, और यकीनन पता होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनका सियासत से उस तरह ताल्लुक नहीं है जिस तरह शारेज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी शारेज को 2 साल के 2.5 साल के बाद उस तरह गिरफ्तार कर लिया गया। और मारियो नौफल जो है वो भी इसको शेयर कर रहा है, और बाकी लोग भी जो इस पे बात कर रहे हैं वो यही है कि सुबह जमानतें होती हैं इमरान खान साहब की, उसके बाद ये गिरफ्तारियां 2 होती हैं, और बुनियादी मकसद यही है कि मैसेज ये देना है कि किसी किस्म की आपके लिए नरमी नहीं है, और वफाक से ज्यादा पंजाब की हुकूमत की जानिब से ये सारी कार्रवाई की गई। और पंजाब आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट सियासी मैदान है, वहां पे अब बाई इलेक्शंस वगैरह भी होने हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगली गिरफ्तारी किसकी? अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी अगली गिरफ्तारी मेरी हो सकती है, मेरे पहले ही इन्होंने वारंट गिरफ्तारी वगैरह जारी किए हुए हैं, हम इसके लिए जहनी तौर पे तैयार हैं। आज भी अलीमा खान साहिबा ने अपने बेटे को कहा कि बेटा आपने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब की तीनों बहनें वहां पे मौजूद थीं,
अदालत में भी वो आई, काफी देर उनको वहां पे इंतजार वगैरह भी करना पड़ा और फिर वहां पे उनके जो वकला हैं उन्होंने अपना मुकदमा वगैरह भी पेश किया, लेकिन मोअज़्ज़िज़ अदालत ने 5 रोजा रिमांड शेरशाह का दे दिया है। शाहरेज का पहले ही रिमांड दिया जा चुका है। तो अलीमा खान साहिबा के दोनों बेटे इस वक्त जो है वो पुलिस की तहवील में हैं और इसी वजह से जब वो बाहर निकली, बाहर आके उन्होंने बात की तो फिर लोगों ने नारे लगाए कि शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद। आज खान साहब शौकत खानम के जो बेटे हैं, शौकत खानम के जो नवासे हैं, शौकत खानम के 3 नवासे, शौकत खानम का 1 बेटा, शौकत खानम की बेटियां भी जो है वो जेल जाके आ चुकी हैं। वो हमने देखा उसमें पहले जब यहाँ पे वो सारा एहतजाज वगैरह चल रहा था, अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार किया गया, अज़मा खान साहिबा को गिरफ्तार किया गया, उन पे इल्जाम लगा कि उनके पास कोई बारूदी मवाद था जिससे वो खुदा न खास्ता पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट को वो उड़ा सकते थे। पर एनीवे ये जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कुछ तनकीद भी हो रही है। नौजवान इनके MNA है शाहिद खटक ने कोई ट्वीट्स वगैरह भी किए हैं। शायद कह रहा है कि जनाब पार्टी ने इसके ऊपर हंगामी इजलास क्यों नहीं बुलाया, इमरान खान साहब की बहन के घर पे छापा पड़ रहा है, उसके बेटों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरी तरफ सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो शेरशाह का हर जगह पे जिक्र करते रहे वो बैरिस्टर गौर के साथ घूम रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ घूम रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, वो जो बाजोड़ से इनका MNA था उसको गले लगा रहे हैं और दीगर लोगों से मिल रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से क़यादत के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। अच्छा, ये जो शाहरेज को गिरफ्तार किया गया, मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो तो उस वक्त चित्राल में थे और ये सामने आप देख सकते हैं उनकी अहलिया मारिया शाहरेज ने जो पिक्चर शेयर की है जिसमें आपको शाहरेज भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये जनाब 9 मई 2023 की सुबह 9:22 की ये पिक्चर है। ठीक है, ये एप्पल के फोन 13 प्रो से खींची गई है। वाइड कैमरा इसमें जो इसका वो है 26 mm का वो लेंस का है और उसका जो अपर्चर है वो 1.5 है और 12 मेगापिक्सल और आगे से जो रेजोल्यूशन है उसकी वो 4032 × 3024 और ये 3.5 MB की फाइल है और पूरा इसका ये डिजिटल रिकॉर्ड है। इसमें ISO कितना था उस वक्त, जो लोग थोड़ा सा कैमरे को समझते हैं और डिजिटल फुटप्रिंट को समझते हैं उनको ये चीज समझ आ जाएगी कि इसमें इवन के उस वक्त ISO कितना था, पर्चर कितना था, क्या कुछ था, सारी तफसीलात इस तस्वीर के अंदर है। ये डिजिटल फुटप्रिंट इसका मौजूद है पूरा। और इसी चीज का जिक्र जो है वो मारियो ने भी अपने ट्वीट के अंदर किया है। उन्होंने ये लिखा है कि जनाब के जो उनका दूसरा बेटा है शेरशाह, उसका भी 5 रोजा रिमांड दे दिया गया। दैट टुक प्लेस ऑन May 9, 2023 फॉलोइंग इमरान्स अरेस्ट। आगे मारियो लिखता है कि दे बोथ हैव डिनाइड देयर इन्वॉल्वमेंट और वो लिखता है कि शाहरेज वाज 750 किलोमीटर अवे फ्रॉम द राइटिंग ऑन May 9th, a fact the court has conveniently ignored। और उसने ये जो शाहरेज की चित्राल वाली तस्वीर है जो उनकी अहलिया ने मारिया ने शेयर की है उसको मारियो नौफल ने भी शेयर किया हुआ है। तो जनाब ये है कि अब अगली गिरफ्तारी किसकी, तो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि हो सकता है कि अगली गिरफ्तारी फिर उनकी हो। और बुनियादी मकसद ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकातें भी पहले इसलिए रोकी गई थी कि कोई बयानियां अगर जमात के अंदर से कुछ लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो वो उसके ऊपर पानी फेर देती हैं। अलीमा खान साहिबा जो खान साहब की बात होती है वो मनोहन आके बाहर कर देती हैं, तो उनके ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश है। पर एनीवे मोअज़्ज़िज़ अदालत में है ये मामला, अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अच्छा जी, सीनियर सहाफी खालिद जमील साहब को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट की थी और फिर उनको अदालत में पेश किया गया और आज अदालत ने उनके खिलाफ जो मुकदमा था उसको डिसमिस कर दिया। वहां पे जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इसका फैसला सुना दिया। अदालत के जो जज हैं मोहम्मद मुरीद अब्बास साहब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा कि जनाब कोई इसमें ऐसी चीज नहीं, आजादी है राय लोगों का राइट है, हक है और जो इल्जामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो इस केस में साबित नहीं होते। उन्होंने हिस्टोरिकल एक बात की है और वैसे भी आईने पाकिस्तान लोगों को ये आजादी देता है कि वो अपनी राय का इजहार करें। बाकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आईने पाकिस्तान हम सबको ये आजादी देता है और ये आजादी हमें इस्तेमाल भी करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जहां से दूसरे की नाक की हद शुरू होती है वो कहते हैं वहां से आपकी आजादी खत्म हो जाती है। हमें क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो फिर कुछ चीजें हैं उनका आपको ख्याल भी रखना पड़ता है। दूसरे की तज़ीक और दूसरे के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह कल भी मैंने जिक्र किया था कि लोगों के नाम बिगाड़ना, ये वो गालियां देना,
कुछ नाम तराजी करना वो बात मुनासिब नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस केस, मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है मुरीद अब्बास साहब की। उन्होंने सहाफी को जो गिरफ्तार किया गया FIA की जानिब से, उन्होंने उस मुकदमे को डिसमिस कर दिया है और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। और उन्होंने कहा कि उनके हवाले से जो शवाहिद हैं वो मुकम्मल नहीं है, कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि उनको कैद में रखा जा सके या उनका रिमांड दिया जा सके। ऑल्दो के इसी तरह शाहरेज का जो वकला है वो भी ये कहते हैं कि जी हमने भी लाहौर की अदालत के अंदर ये सारी चीजें रखी थी कि शाहरेज तो जनाब 2-2.5 साल से दुनिया घूम रहा है, आ रहा है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, अब अचानक किस तरह हुकूमत को याद आ गया। लेकिन वो शायद वो कन्विंस करने में नाकाम रहे वहां पे मौजूद अदालत को। लेकिन यहां पे सीनियर सहाफी खालिद जमील साहब को जो है मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया और उनको रिहा भी कर दिया गया है। अच्छा जी, एक सेनेटर हैं अमेरिका के, सेनेटर क्रिस वैन हॉलन, उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर को खत लिखा है और पाकिस्तान में जो मुबैना इंसानी और जमहूरी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है और मुख्तलिफ लोगों की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को जो जेलों में रखा गया है, उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और पाकिस्तान के एम्बेसडर को वहां पे खत लिखा है। अच्छा जी, मलिक अहमद बचर साहब जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि उनको रिलीफ मिले किसी तरीके से। आपको पता है कि उनको सजा सुनाई गई है 9 मई के मुकदमे में और अब कुछ मजीद लोगों को सजाएं हो सकती हैं। मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन फैसला आ सकता है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया और वो मुकदमा भी फैसलाबाद में चल रहा है। पर एनीवे, मलिक बचर साहब की जो दरखास्त थी उसको लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाबिले समात करार दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि जी आके अब आप पेश हों और वहां पे आके ये आप दरखास्त दें। अगर वो पेश होते हैं वो या जरताज गुल साहिबा, फिर आपको पता है वो तो गिरफ्तार हो जाएंगे। कुछ वकला ये कहते हैं कि जी माजी में इसकी नजीरें मौजूद हैं, लोगों को रिलीफ दी गई, लोगों ने जब दरखास्तें दी गई, लोगों की जानिब से जब दरखास्तें दी गई, जब वो खुद एब्सकॉन्डर थे, उन दरखास्तों को इंटरटेन किया गया, उसके ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया जाता है और लोग आते हैं, मुकदमा पेश करते हैं अपना और किसी के थ्रू, और अक्सर उनको रिलीफ भी मिल जाता है। तो कुछ वकला की ये राय है, कुछ वकला ये कहते हैं नहीं जी इसके लिए जरूरी है उनका पेश होना। वैसे नवाज शरीफ साहब तो आपको याद होगा कहां पे थे, लंदन में थे और फिर वो आए थे और उनका बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पे हो गया था और अदालत में पेश होने से पहले उन्होंने एक जलसे से खिताब भी कर दिया था। इसहाक डार साहब भी जब वापस आए थे वो भी आपने देख लिया था, मियां साहब के अपने बेटे भी जब वापस आए थे वो भी आपने देख लिया था, कोई राहदारी जमानत वगैरह भी उनको मिली थी गालिबन। पर एनीवे यहाँ पे मलिक अहमद बचर साहब को ये सहूलत नहीं मिल सकी। अब देखते हैं कि जी क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उनके वकला या इसके ऊपर वो क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं। सीनियर सहाफी आसिम अली राना साहब, उन्होंने एक बिल शेयर किया हुआ था ट्विटर के ऊपर, उसमें उन्होंने बताया कि जी जुल्म की हद हो गई है कि एक प्रोटेक्टेड सारिफ जिसकी पिछले 6 माह में 200 यूनिट से हमेशा कम यूनिट रहे हैं, सिर्फ 48 यूनिट का जो बिल है उसका वो 4084 रुपए आया है। वैसे 37 रुपए का यूनिट है, टैक्स डालकर 85 रुपए का यूनिट है। खुदा गारत करे, ये उनकी ट्वीट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तो ये हालत है जनाब के बेचारे जिस बंदे ने 48 यूनिट इस्तेमाल किए उसका 4000 बिल आ गया। आप उसकी कसम पुरसी का अंदाजा लगा लें कि जो सिर्फ 48 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है वो कितना, वो उसके पास पैसा होगा या उसके क्या हालात होंगे, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये हालत है जनाब महंगाई की, और इसी वजह से फिर जब ज़िमनी इंतखाबात की बात होती है, इलेक्शंस की बात होती है, तो फिर बहुत सारे लोग डरते हैं जब इस अवाम के अंदर जाएंगे तो फिर अवाम से किस मुंह से वोट मांगेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं। पर एनीवे आप देखते हैं जनाब ज़िमनी इंतखाबात के क्या नताइज निकलते हैं। अच्छा जी, भारत की पाकिस्तान के अंदर जो घटिया हरकतें हैं वो जारी हैं। एक तो भारत की काफी ज्यादा सुबकी हुई है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो जो कुछ करना चाहते थे वो उस तरह कर नहीं सके और उन्होंने कोशिश की कि आलमी फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए और वो इसी जोम में थे कि हमारी बड़ी सफारतकारी है, हमारा बड़ा ये है वो है, लेकिन वो हो नहीं सका। अब जो है अपनी प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक तरह से कार्रवाइयां तेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो कुछ लोगों को कराची के अंदर भी पकड़ा गया है, ये खबर भी सामने आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दीगर जगहों के ऊपर भी उस दिन भी मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत से बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या मामला चल रहे हैं भारत वाले और सफारती सतह के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कुछ चीजें बताई, उन्होंने कहा इसमें सियासत इन्वॉल्व नहीं है, ये चीजें तुम देख लो, ये चीजें। और वो फिर कुछ चीजें मैंने खुद भी जो थोड़ी बहुत सर्च की कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, तो उसमें तो बिल्कुल वाजे है कि भारत जो है वो अब किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है
और अपनी इधर जो भी उसके जो हमायती हैं, प्रॉक्सीज हैं, हुकूमत पाकिस्तान का मौकिफ ये है कि उनके साथ उनके राब्ते भी तेज हुए हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ सिंध ताश जो मुआहिदा है, सिंध ताश मुआहिदे पे वो उसने मुकम्मल अमल दरामद रोका हुआ है। चनाब का पानी फिर खबरें हैं कि रोका गया है या रोकने की कोशिश की गई है। ऑल्दो कि ये पाकिस्तान ने बार बार ये चीज कन्वे की है कि सिंध ताश मुआहिदे के तहत अगर आपने हमारा जो जायज हक है उसको रोकने की कोशिश की तो मामलात फिर उसी तरफ जाएंगे, जंग की तरफ जाएंगे। और पहले तो भारत खुद जंग की ज्यादा धमकियां देता था, लेकिन जब से जूते पड़े हैं, जब से पाकिस्तान से उनको शिकस्त हुई है, उनके राफेल गिरे हैं, जब से पाकिस्तान आर्मी ने उधर अंदर अटैक्स वगैरह किए हैं, जो कुछ भी हुआ वो पूरी कौम ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद से आप उस तरह वो खुल के धमकियां तो नहीं दे रहा, लेकिन दीगर फ्रंट्स के ऊपर उसको ये लगता है, भारत को ये लगता है कि जो भी हमारी जलालत हो रही है, चाहे वो ट्रंप के हाथों हो रही है, दीगर जगहों से हो रही है, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। भाई पाकिस्तान का उसमें कोई किरदार नहीं, उसमें आपकी अपनी जो है वो अपना किरदार है। आप ना पाकिस्तान पे हमला करते, ना इस तरह की धमकियां देते, आप इलेक्शन जीतने के लिए आपने ये भोंडी हरकत की और वो आगे से उल्टी पड़ गई और फिर पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिए और वहां पे जो टारगेट्स थे उनको भी हिट किया। तो अब ये आपको पता है बिहार के इलेक्शंस वाला मामला भी है, दीगर चीजें भी हैं। तो भारत की जो इस वक्त सरकार है वो बहुत ज्यादा दबाव में है और जब भी पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द हमला हो तो इंतहाई बेशर्मी से भारतीय मीडिया सबसे पहले उसकी फुटेज चलाता है और वो इस तरह दिखाता है कि जैसे ये कोई बड़ी जबरदस्त बात हो रही है और उनके अफसरान और उनके तज्जियाकार बैठ के उसको ऑन करते हैं मीडिया के ऊपर कि जनाब ये हो रहा है, वहां पे हो रहा है और इस तरह ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और भारत की तरफ से ये कोशिश तो हो रही है, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होगा? मुझे नहीं लगता इसमें वो कामयाब होगा। ये ज्यादातर मोदी की वो जिसे कहते हैं ना वो सियासत है। पर एनीवे जनाब ये चीज तो अब सामने आ रही है कि भारत इस तरह की हरकतों में तेजी लाना चाहता है और वो कोई ना कोई जो है ना गड़बड़ करना चाहता है। एक चीज जो काफी ज्यादा शेयर हो रही है, काफी लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि भारत दोबारा पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा जो फौजी कार्रवाई करने का सोच रहा है या फौजी कार्रवाई कर सकता है। मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन मेरा तज्जिया ये है, जब से ये खबर आई है 1.5-2 महीने से काफी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बार बार ये बात कही है कि मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसी जुर्रत दोबारा करेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने असला नया खरीदा है, यकीनन उन्होंने असला खरीदा है, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि भारत का जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान के टोटल बजट से ज्यादा है। हमारी फौज का तो वो कहते हैं कोई 8-10 बिलियन कोई है डॉलर बजट है और वो भी पूरा खर्च नहीं होता। वो भी हमने रखा हुआ है पेपर्स में ताकि दुनिया को दिखाते रहे कि जी इतना बजट है। तो उनका तो 90 बिलियन के करीब, 90 बिलियन डॉलर के करीब बजट है। तो असला तो उनके पास पहले भी बहुत है। क्या राफेल कोई कम चीज है? तो असला उनके पास बहुत है। ये नहीं है कि जी अब वो असला नया कोई खरीदेगा तो पाकिस्तान पे हमला करेगा। वो असला उनके पास पहले भी बहुत है। फौज भी उनकी इतनी बड़ी है, एयरफोर्स भी उनकी पाकिस्तान से बड़ी है, नेवी भी उनकी पाकिस्तान से बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको शिकस्त दी। हम आगे से डट के खड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया वो 4 बिलियन का या 10 बिलियन का असला खरीदेगा तो पाकिस्तान पे हमला कर देगा। असला तो खरीदेगा, वो बंदे कहां से लेके आएगा? बंदे भी खरीदने पड़ेंगे, क्या वो कहां से आएगा? तो वो अक्सर बात होती है चाइनीज असले की बात होती है, जी वो पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइल इस्तेमाल कर दिए, चाइनीज जहाज इस्तेमाल कर लिया, लेकिन भाई वो ट्रेनिंग वाली बात भी तो है ना। ये तो भारतीय जर्नल ने बैठ के अपने टीवी प्रोग्राम में कहा था, भारतीय टीवी के ऊपर, कि जनाब चाइनीज असले के साथ साथ आप जो असल चीज देखने वाली है वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की एयरफोर्स है। जर्नल ने कहा कि जनाब मैं इसको तरजीह दूंगा या प्रेफर करूंगा कि मेरी लड़ाई चाइनीज के साथ हो जाए, पाकिस्तान के साथ ना हो जाए। पाकिस्तानी जो फौज है वो लड़ने में बड़ी तेज है। तो ये जनाब इशू है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह कोई बड़ा हमला करेगा। बाकी ये छोटी मोटी इस तरह की घटिया हरकतें करने की वो कोशिश तो करते रहते हैं। अच्छा, आखिर में एक और इंटरेस्टिंग चीज भारत से ही रिलेटेड, जो शारेज को गिरफ्तार किया गया अलीमा खान साहिबा के बेटे को, उस हवाले से अब कुछ लोग खबरें दे रहे हैं कि जी वो कोई भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा था और वो कुछ लोगों को कह रहा था कि भारतीय मीडिया पे जाके आप ये बात करें, वो बात करें। अब ये क्या इंतहाई घटिया किस्म की बात है। बल्कि एक वो किसी एंकर जो एंकर हैं पीटीवी के ऊपर, उन्होंने भी उसके ऊपर ट्वीट वगैरह भी की हुई थी। वो कहीं पे कोई खबर शेयर हुई हुई थी, ऊपर उन्होंने उसके ऊपर कोट ट्वीट की हुई थी। ये इंतहाई लग
और जिसे कहते हैं ना फजूल किस्म की बात है। माजी में आपको याद होगा कि जी बताया कि जी रऊफ हसन के इससे राब्ते हैं, उससे राब्ते हैं। भाई मेरे ख्याल में इस तरह का बयानिया बनाने से जो असल चीजें होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है। क्या हमें नहीं पता कि भारत हमारा दुश्मन है? क्या हमें नहीं पता भारत यहां पे टारगेट करता है? क्या हमें नहीं पता भारत हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है? क्या हमें नहीं पता कि वो हमारे यहां पे दहशतगर्दी करवाता है? तो उसको उस हद तक रखा जाए, रियल जो दहशतगर्दी है उसको उससे निपटा जाए। जब आप सियासत इसमें इन्वॉल्व करते हैं, उनसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था हलीमा खान साहिबा से कि आपके बेटों पर इल्जाम है कि वो भारतीय बयानिया चलवाते हैं। तो उसके ऊपर एक पीटीवी के एंकर हैं जो पीटीवी पे जॉब करते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये एक मां के लिए मुश्किल वक्त है और मुश्किल सवाल है, इसीलिए कहा जाता है कि माएं अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। यह मुमकिन ही नहीं था कि हलीमा खान जैसी सख्त गिर और काया खातून बेटे की सरगर्मियों से लाइल्म हो, मगर कानून की नजर में वो एक बेटा नहीं है, रियासत दुश्मन सरगर्मियों और कत्ल का मुजरिम है। मुलजिम भी नहीं, मुजरिम है। इससे आप अंदाजा लगा लें। मेरे ख्याल में ये इंतहाई एक जिसे कहते हैं ना वो आमियाना किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश है। इस तरह की चीजों से जो असल चीजें होती हैं उनके ऊपर से भी तवज्जो हटती है। पर यह कोई पहला मौका नहीं है, पाकिस्तान की तारीख इससे भरी पड़ी है और इसी किस्म के इल्जामात लगते रहते हैं। और माजी में मियाँ साहब की फैक्ट्रियों के हवाले से भी कहा जाता था कि जी उनकी शुगर मिलों में इसके एजेंट आ गए, उसके एजेंट आ गए। और उस वक्त भी आप देख लें, रिकॉर्ड देख लें कि मैंने कभी किसी के ऊपर ना गद्दारी का ना कोई मजहब कार्ड ऐसी बात कभी भी नहीं की। और हमेशा मैंने इस चीज को कंडेम किया है कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे सियासतदान ये जरूर करते हैं, बल्कि इस वक्त मरियम बीबी की काबीना में एक मोजिज शख्सियत बैठी हुई है जो नवाज शरीफ साहब को रॉ का एजेंट कहती थी। तो यहां पे इस तरह की चीजें चलती रहती हैं और इस तरह की घटिया किस्म के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन जो असल चीज है, असल चीज ये है कि पाकिस्तान को डेफिनेटली खतरात हैं। भारत अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा और उसकी जितनी सुबकी हुई है और खुसूसन उस शिकस्त के बाद अभी वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है और किसी तरीके से अपनी खफत मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो पाकिस्तान में यकीनन जो है वो दहशतगर्दी और इस तरह की चीजों में जो मुलविस लोग हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पे वो इस तरह की कार्रवाइयां करना चाहता है। बहुत जल्दी आप सब लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।